हाय एवरीवन, इस वीडियो में मैं CS1 का डिटेल्ड इंट्रोडक्शन या फिर आप ओरिएंटेशन कह सकते हैं वो मैं कवर करने वाला हूँ। आई विल कवर द कंप्लीट सिलेबस क्या है CS1 का, व्हाट शुड बी द राइट अप्रोच टू स्टडी CS1, कहाँ पे आपका ज़्यादा फोकस होना चाहिए, कैसे पास्ट एग्जाम में पैटर्न रहा है, वो सारा मैं आपके साथ यहाँ पे कवर करूँगा। सो मेनली जो एजेंडा है हमारा कवर करने का, दैट इज करिकुलम क्या है, प्रीरिक्विजिट क्या है जो हमें पहले से आने चाहिए CS में शुरू करने से पहले, ऑब्जेक्टिव क्या है CS1 को पढ़ने का, एग्जाम फॉर्मेट क्या होगा मेरा, व्हाट विल बी माय पासिंग क्राइटेरिया, एंड लास्ट व्हाट शुड बी योर स्टडी प्लान टू क्लियर CS1 इन द फर्स्ट गो। सो आई एम स्टार्टिंग विद द चैप्टर्स का काउंट। अगर आप बुक को देखेंगे CS1 का जो बुक है उसमें टोटल देयर आर 16 चैप्टर्स, देयर आर 16 चैप्टर्स। पहले 15 चैप्टर्स हुआ करते थे, लास्ट टाइम पे एक चैप्टर आपका और ऐड कर दिया गया डेटा एनालिसिस के नाम से। बट आप इसे 16 चैप्टर ना समझ के आप इसे 17 चैप्टर समझिएगा। मैं 17 चैप्टर इसलिए बोल रहा हूं आपको क्योंकि एक प्रीरिक्विजिट का चैप्टर और है जो आपको आना चाहिए। टेक्निकली तो वो 3 टॉपिक्स हैं अलग अलग, बट फिर भी मैं बोलूंगा आप उसको एक चैप्टर मान के चलिएगा। सबसे पहले एज पर IFOA की वेबसाइट व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव, क्या ऑब्जेक्टिव है CS1 को पढ़ने का, कि क्या क्या आप सीखेंगे, मैं वो कवर कर दे रहा हूं। तो एज द वेबसाइट सेज द एम ऑफ CS1 इज टू प्रोवाइड अ ग्राउंडिंग इन मैथमेटिकल एंड स्टैटिस्टिकल मेथड्स दैट आर ऑफ रेलेवेंस फॉर एक्चुअल वर्क। वी विल बी कवरिंग ऑल द स्टैटिस्टिकल मेथड्स। अभी हम इसको बहुत डिटेल मॉडलिंग नहीं पढ़ते हैं CS1 में, बट बेसिक स्टैट्स विच विल बी रिक्वायर्ड इन एक्चुअल वर्क या बेसिक मैथमेटिक्स जो रिक्वायर्ड होगा एक्चुअल वर्क में, उसका आपको एक ग्राउंड दिया जाएगा। इट इक्विप्स द स्टूडेंट विद नॉलेज of statistical distributions, methods of summarizing data, principle of statistical inference, regression models का introduction होगा, and fundamental concept of Bayesian statistics. These are the major things which you are going to learn once you complete the curriculum of CS1. The idea includes both theory and application of the ideas using R software. तो इसका जो practical exam है that is based on R language. और एक और important point जो वेबसाइट कहती है जो आपको पता होनी चाहिए कि subject CS2 builds directly on the material in this subject, कि CS2 एक तरह से इस पेपर का डायरेक्ट एक्सटेंशन है, एंड द मटेरियल जो आप इस सब्जेक्ट में पढ़ने वाले हैं वो एज इट इज अप्लाई होते हैं CM1 के अंदर भी, CM2 के अंदर भी। दिस इज द रीजन आई ऑलवेज से कि CS1 शुड बी योर फर्स्ट पेपर, ताकि आपको CS1 पढ़ने के बाद CS2, CM1 और CM2 इन 3 पेपर्स में कहीं पे भी कोई चैलेंज फेस ना करना पड़े। अगर हम सोसाइटी के हिसाब से ब्रेकअप देखते हैं इन 16 चैप्टर्स का, तो उन्होंने डिफरेंट सेक्शंस बना रखे हैं। जैसे कि पहला सेक्शन अगर आप देखेंगे फर्स्ट कॉलम, तो दैट इज रैंडम वेरिएबल एंड डिस्ट्रीब्यूशन नाम का एक सेक्शन बनाया गया, जो एज पर करिकुलम 20% उन्होंने वेटेज दिया है। प्लीज इस वेटेज को मैं जानबूझ के यहाँ पे मेंशन कर रहा हूँ क्योंकि वो वेबसाइट पे भी मेंशन्ड है, बट इसका ये मीनिंग नहीं है कि यू आर एक्सपेक्टिंग 20% ऑफ द पेपर फ्रॉम इट, या 20 नंबर का पेपर आपका इसमें से आएगा। आप ये बिल्कुल भी सोच के नहीं चलेंगे। ये एक तरह से आप मटेरियल का परसेंटेज बोल सकते हैं, या पास्ट एवरेजेस को उन्होंने क्या करा है, कैप्चर करने की कोशिश करिए, बट ये एग्जैक्ट ट्रू पिक्चर नहीं दिखाता है 20%। सो आई वुड से यू कैन इग्नोर द परसेंटेजेस। आई हैव आल्सो इंटेंशनली मेंशन्ड इट हियर क्योंकि वो वेबसाइट पे भी मेंशन्ड है, बट उस 20% से आप अपने आप को धोखे में मत रखना कि यहां से 20% पेपर मेरा क्या है, मुझे देखने को मिलेगा ही मिलेगा, ऐसा कहीं पे भी नहीं लिखा हुआ है। सो जो पहला सेक्शन है उसमें हम कवर करते हैं टोटल में 5 चैप्टर्स। प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशंस है, जनरेटिंग फंक्शंस है, जॉइंट डिस्ट्रीब्यूशंस है, कंडीशनल एक्सपेक्टेशन एंड सेंट्रल लिमिट थ्योरम। ये 5 चैप्टर्स मिलके आपका सेक्शन कवर करते हैं रैंडम वेरिएबल एंड डिस्ट्रीब्यूशन का। नेक्स्ट सेक्शन जो दिया है दैट इज डेटा एनालिसिस, जहां पे हम 3 चैप्टर्स को कवर करते हैं। दैट इज योर फर्स्ट चैप्टर डेटा एनालिसिस, सैम्पलिंग एंड स्टैटिस्टिकल इन्फरेंस एंड कोरिलेशन चैप्टर। थर्ड सेक्शन इज स्टैटिस्टिकल इन्फरेंस, वन ऑफ द इंपॉर्टेंट सेक्शन, नॉट फ्रॉम द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू ओनली। आगे चल के भी जब CS2 पढ़ेंगे वहां पे भी आपको बहुत काम आने वाला है। आई विल कवर दिस इन डिटेल फर्दर, तो अभी मैं सिर्फ चैप्टर वाइज आपको बता रहा हूं। तो इसमें हम 3 चैप्टर्स कवर करेंगे, पॉइंट एस्टिमेशन, कॉन्फिडेंस इंटरवल एंड हाइपोथेसिस टेस्टिंग। देन जो नेक्स्ट सेक्शन है रिग्रेशन थ्योरी इन एप्लीकेशन, वहां पे 2 चैप्टर्स कवर करे जाएंगे, लीनियर रिग्रेशन एंड GLM। अगेन इंपॉर्टेंट चैप्टर्स, ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, अच्छी खासी वेटेज रखते हैं। आई विल शो यू वेटेज एज वेल। देन आता है आपका बेसियन स्टैटिस्टिक्स, जो लास्ट सेक्शन है, जहां पे हम 3 चैप्टर्स कवर करते हैं, बेसियन स्टैटिस्टिक्स, क्रेडिबिलिटी थ्योरी एंड EBCT। तो जब हम CS1 पढ़ना शुरू करते हैं, जब हम स्टार्ट करेंगे पढ़ना, तो वी शुड बी थॉरो विद द नॉलेज ऑफ दीज 3 प्रिकॉशंस। कि आपको प्रोबेबिलिटी पता होना चाहिए, बेसिक प्रोबेबिलिटी का आइडिया होना चाहिए, रैंडम वेरिएबल आपको आना चाहिए, एक्सपेक्टेड है आपसे, एंड समराइजिंग डेटा सेट। आपने प्रोबेबिलिटी तक तो डेफिनेटली सबने पढ़ा होता है अपने स्कूल लेवल पे, तो वो मान के चलता हूं शायद आपको आता हो। ऑल्दो जब
आप हमारे साथ पढ़ना शुरू करते हैं तो पहला चीज जो मैं कवर करता हूं वो बेसिक प्रोबेबिलिटी ही कवर करता हूं। देन आई कवर रैंडम वेरिएबल का जो टॉपिक है पूरा 3 to 4 क्लासेस आई टेक, जहां पर आपको बिल्कुल रैंडम वेरिएबल डिटेल में पढ़ाया जाता है। बिकॉज अगर रैंडम वेरिएबल आपको नहीं आता है, आप CS1 का शायद ही कोई चैप्टर आगे पढ़ पाएंगे। और CS1 अगर आप अच्छे से नहीं पढ़ पा रहे हैं तो आज प्रीवियस स्लाइड से कि आपको CS2, CM1, CM2 हर जगह पे प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है। तो हम प्रोबेबिलिटी पढ़ते हैं पहले, फिर रैंडम वेरिएबल पढ़ते हैं, एंड समराइजिंग डेटा सेट का भी कुछ पोर्शन आपने स्कूल में पढ़ा हुआ होता है, जैसे मीन कैसे निकालते हैं, वेरिएंस कैसे निकालते हैं, मीडियन कैसे निकालते हैं। ऑल्दो ये चीजें भी हम क्लास में साथ साथ बीच में कॉन्सेप्ट्स कवर करते चले जाते हैं व्हेनेवर इट इज रिक्वायर्ड in between chapters. And once we are done with this pre-required set of knowledge, हम प्रोसीड करते हैं अपने मेन सिलेबस के साथ, जो कि हमारा पहला सेक्शन। हम सीक्वेंस वाइज ही चलेंगे कि सबसे हम प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ते हैं, जहां पर आप डिफरेंट टाइप ऑफ रियल सिनेरियोज को मॉडल करना सीखते हैं। देखो इस चैप्टर का टास्क क्या है कि डिपेंडिंग अपॉन रियल लाइफ सिनेरियोज, फॉर एग्जांपल आई एम सेइंग कि आपने 50 बार कोई ट्रायल करे, आपको 20 बार सक्सेस मिलेगी, इस तरह के सिनेरियो को मॉडल करना है आपको। या फिर आप कोई क्लेम अमाउंट को मॉडल करना चाहते हैं, तो उन किन डिस्ट्रीब्यूशंस को यूज करके हम उसकी मॉडलिंग कर सकते हैं, उनका सारा इंट्रोडक्शन आपको इस चैप्टर के अंदर पढ़ाया जाता है। उनका मीन क्या होता है, उनका वेरिएंस क्या होता है, उनकी क्या एप्लीकेशंस है, वो सारा पार्ट आप इस चैप्टर में कवर करते हैं। देन आता है आपका नेक्स्ट चैप्टर जनरेटिंग फंक्शन, जो कि एक डेरिवेशन बेस्ड चैप्टर है कि जो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशंस आप बनाते हैं इस पहले चैप्टर में, उनके थ्रू हम बहुत सारे जनरेटिंग फंक्शंस बना सकते हैं। बट आपके करिकुलम में 2 ही तरह के जनरेटिंग फंक्शन इस चैप्टर में पढ़ाए जाते हैं। तो वो जनरेटिंग फंक्शंस बनाना सीखते हैं, पहले उनका डेरिवेशन सीखते हैं, देन उनके थ्रू हम कैसे मीन कैलकुलेट कर सकते हैं, वेरिएंस कैलकुलेट कर सकते हैं, डिफरेंट मोमेंट्स कैलकुलेट कर सकते हैं। वो सारा पार्ट आपको उस चैप्टर के अंदर कवर किया जाता है। देन कम्स द जॉइंट डिस्ट्रीब्यूशन। जब तक हम जनरेटिंग फंक्शन पढ़ रहे होते हैं अपनी बुक में, हम सिंगल रैंडम वेरिएबल के साथ ही डील कर रहे होते हैं। व्हेन वी गो इनटू मल्टीपल रैंडम वेरिएबल केस, कि आप एक से ज्यादा रैंडम वेरिएबल को देखना चाहते हैं, देन टॉपिक बिकम्स जॉइंट डिस्ट्रीब्यूशन का टॉपिक। तो जॉइंट डिस्ट्रीब्यूशन में क्या होता है, जो भी रैंडम वेरिएबल में आप पढ़ के आए होते हैं प्रीरिक्वेशन में जो आपको पढ़ाऊंगा, उसी का एक्सटेंशन हम मल्टीपल रैंडम वेरिएबल्स के लिए करते चले जाते हैं। और ऑब्वियसली वी रीड सम एडिशनल प्रॉपर्टीज एज वेल। देन कंडीशनल एक्सपेक्टेशन, जब मैं पढ़ाता हूं तो मैं जॉइंट डिस्ट्रीब्यूशन को एक टॉपिक ही करके पढ़ाता हूं, कि जॉइंट डिस्ट्रीब्यूशन कंडीशनल एक्सपेक्टेशन को अलग अलग चैप्टर ना मान के मैं एक सिंगल टॉपिक की तरह पढ़ाता हूं, एंड उसको आप जॉइंट डिस्ट्रीब्यूशन ही बोलेंगे जब मेरे साथ आप पढ़ रहे होंगे। तो लास्ट टॉपिक जो इस सेक्शन का, दैट इज सेंटर लिमिट थ्योरम, व्हिच आई ऑलवेज से दिस इज वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल टूल ऑफ स्टैटिस्टिक्स। कि अगर मुझे लार्ज सैंपल्स को डील करना है तो वो कैसे डील करे जाते हैं, क्या एडिशनल प्रॉपर्टी आ जाती है व्हेन वी हैव लार्ज सैंपल्स विद अस, दैट इज द थिंग वी कवर इन सेंटर लिमिट थ्योरम। उसके बाद हम क्या करते हैं, एस्टिमेशन की तरफ चलते हैं, दैट इज कॉल्ड स्टैटिस्टिकल इन्फ्रेंस। हम जो सेक्शन एक तरह से अभी जो आपने पढ़ा होता है यहां तक, उसको प्रोबेबिलिटी ही कहा जाता है, और अब जो आप पढ़ने जा रहे हैं दैट इज एक्चुअली स्टैटिस्टिक्स। यहां से आपका स्टैटिस्टिक्स का ओरिजिन, मतलब एक तरह से स्टार्टिंग होता है। तो पहला टॉपिक जो आपको स्टार्टिंग मैं पढ़ाता हूं दैट इज पॉइंट एस्टिमेशन, कि आपको जितने डिस्ट्रीब्यूशंस आप पढ़ के आए होते हैं पीछे, उनके पैरामीटर्स का अगर एस्टिमेशन करना है तो दैट वी लर्न इन पॉइंट एस्टिमेशन। ठीक है, पैरामीटर का एस्टिमेशन भी हम 2 तरीके से कर सकते हैं, आइदर वी विल बी डूइंग सिंगल पॉइंट एस्टीमेट, और हम जा रहे होंगे इंटरवल एस्टिमेशन की तरफ। तो अगर मुझे पॉइंट एस्टीमेट की रिक्वायरमेंट होती है, उनके सारे फंडों को हम क्लियर करते हैं पॉइंट एस्टिमेशन के अंदर, कितना अच्छा है वो एस्टिमेटर हो रहा है, वो सारी चीजें हम पॉइंट एस्टिमेट के लिए पहले पढ़ते हैं। देन वी एक्सटेंड अवर नॉलेज टू इंटरवल एस्टिमेट, कि अगर आपको एक सिंगल पॉइंट एस्टिमेट ना जान के आपको क्या चाहिए, एक इंटरवल वाइज एस्टिमेट चाहिए, आपको इन्फ्रेंस ड्रॉ करना है अपने एस्टिमेट से, तो दैट इज द थिंग वी कवर इन कॉन्फिडेंस इंटरवल एंड हाइपोथेसिस टेस्टिंग। देन कम्स द सेक्शन डेटा एनालिसिस। इसको आप बहुत इजी सेक्शन बोल सकते हैं, वन ऑफ द इजीएस्ट सेक्शन। जो डेटा एनालिसिस चैप्टर है आपका पहला, वो पूरा थ्योरी चैप्टर है, जहां पे डिफरेंट टाइप ऑफ डेटा कैसे होते हैं पहले वो सिखाया जाता है, कैसे उनसे डील करना है वो सिखाया जाता है। देन कम्स द कोरिलेशन, कि अगर आपको डेटा के बीच जब आपके मान लो 2 डेटा सेट्स हैं एंड यू वांट टू एनालाइज दे हैव लीनियर रिलेशनशिप और नॉट, और फर्दर प्रॉपर्टीज आप पढ़ना चाहते हैं, तो वो चीजों को हम कवर करते हैं कोरिलेशन चैप्टर के अंदर। देन कम्स सैम्पलिंग एंड स्टैटिस्टिकल इन्फ्रेंस। बुक में एक्चुअली चैप्टर पॉइंट एस्टिमेशन के पहले है, बट रखा इसको डेटा एनालिसिस सेक्शन में गया है। यहां पर हम बहुत सारे रिजल्ट्स बनाते हैं, स्पेशली फॉर अ टाइप ऑफ पॉपुलेशन। अगर डेटा मेरा नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन फॉलो करता है तो बहुत सारे रिजल्ट्स बनाए जाते हैं, जो आपको कॉन्फिडेंस इंटरवल और हाइपोथेसिस टेस्टिंग चैप्टर में जाके क्या करेंगे, मदद करेंगे। बट मैं उल्टा ही पढ़ाता हूं, पहले आपको एप्लीकेशन सिखाता हूं रिजल्ट्स की, देन आई कवर द डेरिवेशन, कि डेरिवेशन कैसे करी गई होगी उन सारे रिजल्ट्स की।
बुक के हिसाब से रिग्रेशन थ्योरी एंड एप्लीकेशन में आपके 2 चैप्टर्स कवर करे गए। लास्ट चैप्टर यहाँ पे मिसप्रिंटर्स को हम छोड़ देंगे, ये नहीं चाहिए हमें। लीनियर रिग्रेशन एंड जीएलएम, ये रियल लाइफ में भी बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं, बहुत इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है, जो आप अगर कभी डेटा साइंस की तरफ जाते हैं या आगे चल के CS2 में मशीन लर्निंग आप पढ़ने जाएंगे तो सब कुछ रिग्रेशन के ऊपर ही बिल्डअप है। तो लीनियर रिग्रेशन और जीएलएम, इन 2 चैप्टर्स को मैं बोलूंगा आप जितना अच्छे से पढ़ सके उतना अच्छे से पढ़िएगा। बहुत ही प्रैक्टिकल चैप्टर्स हैं, यू विल बी एबल टू रिलेट टू रियल लाइफ सिनेरियोज। मॉडलिंग का एक तरह से पहला स्टेप आप यहां पर लेते हैं जब आप लीनियर रिग्रेशन की पढ़ाई करते हैं चल के। लास्ट आता है आपका बेसिक स्टैटिस्टिक्स, जहां हम 2 तरह से एस्टिमेशन पढ़ते हैं CS1 में। वन इज क्लासिकल एस्टिमेशन, तो जो भी यहां तक आप पढ़ते हैं जीएलएम तक जो मैंने बोला, दैट इज ऑल पार्ट ऑफ क्लासिकल एस्टिमेशन। अनदर अप्रोच ऑफ एस्टिमेशन इज बेसिक एस्टिमेशन, जिसमें आपको 3 चैप्टर्स यहां पे दिए गए। तो बेसिक स्टैटिस्टिक्स पढ़ाया गया आपको पहले, जहां पे आइडिया इंट्रोड्यूस करा गया आपका बेसिक एस्टिमेशन का, देन उसको एक्सटेंड करा गया टू कैलकुलेट योर प्रीमियम, जिसको हम क्रेडिबिलिटी थ्योरी में पढ़ते हैं, और एक लास्ट अप्रोच कवर करा गई, दैट इज नॉन पैरामीट्रिक अप्रोच इन द चैप्टर EBCT। तो ये सब मिला के आपका बनता है CS1 का करिकुलम। नाउ कमिंग अबाउट टॉकिंग अबाउट द एग्जाम फॉर्मेट, कि आपका एग्जाम फॉर्मेट क्या रहता है। तो 2 सोसाइटीज हैं आप जानते हैं, एक IFOA और II है। दोनों का एग्जाम फॉर्मेट एक जैसा है, बट टाइमिंग में थोड़ा सा डिफरेंस है, वो मैं कवर कर दे रहा हूं। CS1 A एग्जाम जब आप देते हैं थ्योरी एग्जाम, तो IFOA आपको जो टाइम देता है वो 3 hours and 20 minutes देता है टू परफॉर्म योर एग्जाम। आपको टाइपिंग करने के लिए 3 घंटा 20 मिनट अलाउड है। एडिशनल आपको टाइम मिलता है टू पेपर अपलोड करने के लिए आधा घंटा, उसमें आप कुछ भी टाइप नहीं करेंगे अपने स्क्रिप्ट के अंदर, दैट इज योर ड्यूटी। तो 3 घंटा 20 मिनट इज द टाइम जिसके अंदर आपको अपने पेपर को क्या करना है, खत्म करना है। आई ऑलवेज से स्टूडेंट, आप 3 घंटा 15 मिनट ही इसको मान के चलिए। आप कोशिश करिए कि लास्ट के 5 मिनट में आप रिविजन वाला काम कर रहे हो, आप टाइपिंग वाला काम नहीं कर रहे हो, क्योंकि आप वर्ड फाइल जब भेजते हैं तो आपका लास्ट एडिट टाइम भी सोसाइटी के पास जाता है। सो मेक श्योर कि आप लास्ट के 5 मिनट में अवॉइड करें कि आप कुछ भी टाइप कर रहे हो। जो दूसरा पेपर आप देंगे CS1 का, दैट इज CS1 B एग्जाम, जो कि R प्रोग्रामिंग के ऊपर बेस्ड होता है। वो एग्जाम आपका 1 hour 50 minutes का होता है। अगेन इसमें भी आपको एडिशनल टाइम अपलोडिंग करने के लिए मिलता है। ये एग्जाम आप R स्टूडियो या R पे परफॉर्म करते हैं, बट सोसाइटी को आप भेजते हैं एक वर्ड फाइल। दिस सेपरेट वीडियो की इस एग्जाम को कैसे प्रेजेंट करना चाहता है वो चैनल पे भी आपको मिल जाएगा। अदरवाइज अगर आप हमारे स्टूडेंट हो, वी विल शेयर दैट वीडियो विद यू ऑब्वियसली। तो आपको 2 पेपर अपीयर करने हैं। एक पेपर A है जो IFOA आपको 3 घंटा 20 मिनट टाइम देता है कंप्लीट करने के लिए, और पेपर B कंप्लीट करने के लिए 1 घंटा 50 मिनट का टाइम देता है। वहीं जब हम II की बात करते हैं तो अगेन पेपर तो यहां भी 2 हैं, बट ये 3 घंटा 30 मिनट का टाइम देता है, 3.5 घंटे का टाइम देता है फॉर थ्योरी पेपर, एंड 2 घंटे का टाइम देता है फॉर प्रैक्टिकल पेपर। तो यहां पे आपको एडिशनल टाइम मिलता है। बट पेपर B के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं बात करूं तो IFOA में इट इज अलाउड, यू कैन यूज योर मटेरियल विद यू, मतलब आप अपना जो स्क्रिप्ट्स आपने बनाई होती हैं पढ़ाई करते हुए, जो मटेरियल आपने क्रिएट करा होता है, यू आर अलाउड टू यूज दैट मटेरियल विद इन योर एग्जाम पीरियड। आप रेफर कर सकते हैं बिकॉज उनका ओपन बुक एग्जाम फॉर्मेट है। बट व्हेन यू अपीयर एग्जाम फ्रॉम II तो यू मस्ट लर्न ईच एंड एवरी कोड। आप वहां पे रेफर नहीं कर सकते हैं, ना ही गूगल रेफर कर सकते हैं, ना ही अपने नोट्स को रेफर कर सकते हैं। तो ये चीज आपको, जो अगर आप II के स्टूडेंट हैं तो मेक श्योर आप दिमाग में रखें कि जब R प्रोग्रामिंग आप पढ़ रहे हैं तो यू हैव टू रिमेंबर ऑल द कोड्स, यू कैन नॉट रेफर दोस कोड्स ड्यूरिंग द एग्जाम पीरियड। Now coming about the पासिंग क्राइटेरिया कि हम पास कैसे करते हैं एग्जाम को, तो पेपर A एंड पेपर B, जो पहला पॉइंट है कि आपको एक ही सेशन के अंदर दोनों पेपर को देना पड़ता है। ऐसा नहीं है कि एक बार पेपर A दे दिया अगले सेशन में पेपर B दे दिया, दैट इज नॉट पॉसिबल। आपको पेपर A एंड पेपर B दोनों सेम सिटिंग में ही देने पड़ेंगे। जो 2 पेपर है उनकी वेटेज ऐसे डिसाइड करी गई कि CS1 A में आप जो भी स्कोर करेंगे हम उसका 70% वेटेज लेते हैं, और CS1 B में जो भी आप स्कोर करेंगे उसका हम 30% वेटेज लेते हैं। बेटा दोनों ही एग्जाम 100 मार्क्स के ही होने वाले होते हैं, तो फाइनल स्कोर आपका 100 में से ही आने वाला है। सिर्फ फॉर एग्जांपल CS1 A में यू स्कोर्ड 90 मार्क्स आउट ऑफ 100 एंड CS1 B में से यू स्कोर्ड 80 मार्क्स आउट ऑफ 100 से, ऐसा हम एग्जांपल लेते हैं। तो आपका जो फाइनल स्कोर होगा वो 90 का 70% दैट इज 63 मार्क्स एंड 80 का 30% दैट इज 24 मार्क्स। आपका जो फाइनल स्कोर आएगा दैट इज 87 मार्क्स। इफ दीज मार्क्स आर अबव द पासिंग क्राइटेरिया, जो भी कट ऑफ सोसाइटी सेट करेगी, अगर उसके ऊपर होता है यू विल पास द एग्जाम, अदरवाइज यू विल फेल द एग्जाम। सिंपल क्राइटेरिया है जो हम फॉलो करते हैं। तो 70-30 की रेशियो है, पर 70% होने के बाद भी आपको इस
पेपर ए पे ही सबसे ज्यादा फोकस करना होता है, क्योंकि अगर आपका पेपर ए थ्योरी अच्छा नहीं है तो चाह कर भी आप ये 30% में अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाएंगे, क्योंकि पेपर बी का इंटेंट क्या है, जो थ्योरी में आपने पढ़ा है आप प्रैक्टिकली आर पे उसे कितना अच्छे से अप्लाई कर सकते हैं। ऑब्वियसली एडिशनल नॉलेज रिक्वायर्ड है आर की, बट थ्योरी पोर्शन जितना अच्छा होगा उतना ही अच्छा आप आर में भी कर पाएंगे, क्योंकि वही नॉलेज आपको क्या करनी है, एज इट इज अप्लाई करनी है। सो मंत्रा इज फोकस ऑन बोथ दी पेपर्स एज मच एज यू कैन। आप कुछ भी लाइट नहीं लेंगे, कोई चैप्टर को लाइटली नहीं लेंगे कि ये चैप्टर को मैं छोड़ देता हूं, इस चैप्टर को मैं नहीं कवर करता हूं, ये कम दिखाई देता है एग्जाम में। इस अप्रोच से अगर आप पेपर पढ़ेंगे तो डेफिनेटली कभी ना कभी आप फंस सकते हैं। हो सकता है वही पर्टिकुलर टॉपिक 30 मार्क्स एग्जाम में आ जाए जो आप छोड़ के गए हो। सो कुछ भी नहीं छोड़ना होता है, वी हैव टू कवर ईच एंड एवरी चैप्टर इन कंप्लीट डिटेल, और सेम फोकस हमें आर के ऊपर भी वहां पे करना पड़ेगा। तो व्हाट इज द स्टडी प्लान जो हम फॉलो करते हैं एज पर आईएफए वेबसाइट, 200 घंटे इज द रिकमेंडेड स्टडी टाइम जो आपको अलॉट किया गया कि 200 घंटे आपको CS1 को पढ़ने के लिए देने चाहिए। ऐसे कि अगर आप कंटेंट, हमारा कंटेंट देखते हैं, दैट इज अराउंड 100 आवर्स का कंटेंट है जो आपको मिलता है पढ़ाई करने के लिए, प्लस देयर आर लाइव ऑनलाइन डिस्कशन क्लासेस, वो टाइम आपका अलग हो गया। तो लगभग आप 150 घंटा तो हमारे साथ ही रहने वाले हैं, हमारी वीडियोस के साथ आप पढ़ने वाले हैं अपार्ट विद डिस्कशन क्लासेस। अब आप मान के चलिए जो मटेरियल मैं आपको प्रोवाइड करूंगा दैट इज द वास्ट पॉसिबल मटेरियल जो आप प्रैक्टिस करके एग्जाम में जा सकते हैं, दैट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो आप प्रैक्टिस करेंगे। तो आप मान के चलिए कम से कम भी नहीं तो आपको 80 से 100 घंटा उसकी प्रैक्टिस के लिए लगेगा। तो सोसाइटी 200 बोल रही है, आप पकड़ के चलिए कि आपको 250 घंटा क्या करना है, अलॉट करना है इस पेपर की पढ़ाई करने के लिए। अब 250 घंटे को अगर आप 2.5 घंटा रोज के हिसाब से बांट देते हैं, कि अगर आप डिसिप्लिन के साथ 2.5 घंटा रोज पढ़ते हैं तो 100 डेज का आपका टास्क होना चाहिए कि इन 100 डेज में आई विल बी एबल टू कंप्लीट माय CS1 का पूरा सिलेबस अच्छे से रिवीजन करने के बाद। आप कोशिश क्या करें, कम से कम 2 बार पूरा पेपर तो रिवाइज करें, कम से कम 2 बार बोल रहा हूं, ज्यादा बार करेंगे तो और बेटर है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं रैंडम वेरिएबल टॉपिक के लिए बोलता हूं कि जब आपका मन करे आप हफ्ते में एक बार 10-15 मिनट लगा के इस टॉपिक को रिवाइज करते रहिए थ्रू आउट, क्योंकि वो ऐसा चैप्टर है जो बार बार आपको सिलेबस में क्या करता है, काम आता है। बहुत ही बेसिक सा टॉपिक है बट बार बार काम आने वाला है। ऐसे दिन पहले आप जब रैंडम वेरिएबल का शुरुआत करेंगे देन आप प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन को ऐड कर लीजिए उसके अंदर, कि जब रिवीजन कर रहे हैं तो एक बार और 15 मिनट लगा के मैंने प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन को भी रिवाइज कर लिया। ऐसे करके टुकड़ों वाले रिवीजन प्लान को आप क्या कर सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं, ताकि आपकी प्रिपरेशन और बेटर होती चली जाए और पुरानी चीजों को आप भूलें ना जब आप आगे बढ़ रहे हैं। तो मटेरियल वाइज मैं आपको प्रोवाइड करता हूं, पेपर ए एंड पेपर बी दोनों की सेपरेट वर्कबुक्स आपको मिलेंगी प्रैक्टिस मटेरियल के फॉर्म में। वीडियो बैकअप्स उनके लिए हैं, अगर आप फॉर एग्जांपल आप ऑफलाइन क्लासेस ज्वाइन करते हैं तो आप कोई क्लास मिस करते हैं तो ईच एंड एवरी क्लास इज रिकॉर्डेड, यू गेट द वीडियो बैकअप ऑफ ईच एंड एवरी क्लास। जैसे आप बेशक आपने क्लास अटेंड करी हो तो भी आप रिवीजन के लिए उसको यूज कर सकते हैं घर जाने के बाद। डाउट वीडियोस आपको पहले मिलते हैं हर टॉपिक के, टॉपिक वाइज हम डाउट क्लास लेते हैं, हर टॉपिक का आपको डाउट वीडियो पहले मिल जाएगा। देन वी विल हैव डिस्कशन क्लास, ऑफलाइन स्टूडेंट तो ऑफलाइन होगा, ऑनलाइन है तो वो साथ में ही होगा। तो आपको ड्यूटी क्या है आपकी कि आपको पहले वो डिस्कशन क्लास देखनी है, वीडियो देख के रखना है। देन वी विल हैव सेपरेट लाइव ऑनलाइन या फिर ऑफलाइन डिस्कशन क्लास इन व्हिचएवर मोड यू आर स्टडीइंग फ्रॉम अस। देयर विल बी सेपरेट एग्जाम बूस्टर पैकेज जो हम प्रिपेयर कर रहे हैं। एग्जाम बूस्टर पैकेज का मतलब ये है कि यू आर डन विद ऑल दी डिलीवरेबल जो आपके पास है, सब कुछ पढ़ चुके हैं आप। नाउ यू वांट टू एनहांस योर नॉलेज फर्दर, कि पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से तो हो गया, नाउ आई एम कॉन्फिडेंट कि मेरा पेपर मैं पास कर जाऊंगा, आई हैव सफिशिएंट नॉलेज, नाउ आई वांट गुड सेट ऑफ क्वेश्चंस, डिफिकल्ट क्वेश्चंस टू प्रैक्टिस फॉर द एग्जाम। तो एग्जाम बूस्टर इज अ कलेक्शन ऑफ दैट टाइप ऑफ क्वेश्चन जो कि बहुत डिफिकल्ट होने वाले हैं, जो कि आपके नॉलेज को एक लेवल और ऊपर ले जाते हैं। तो ये उन स्टूडेंट्स के लिए बहुत ज्यादा प्रेफर्ड है जो जल्दी सिलेबस खत्म कर लेते हैं एंड अगर वो और अपनी नॉलेज को CS1 की और एनहांस करना चाहते हैं, बहुत डीप पढ़ना चाहते हैं, तो दे कैन प्रैक्टिस द क्वेश्चंस ऑफ एग्जाम बूस्टर पैकेज। यूनिट टेस्ट आपकी वर्कबुक में ऑलरेडी लगे हुए होते हैं, जो वर्कबुक में आपको दूंगा उसमें हर कुछ चैप्टर्स के बाद एक रिवीजन असाइनमेंट करके हमने ऑलरेडी लगा रखा है, जिसको आप टेस्ट की फॉर्म में क्या कर सकते हैं, अपीयर कर सकते हैं अगर आप घर बैठ के पढ़ाई कर रहे हैं। मैं यही बोलूंगा आप उसको पूरी ईमानदारी से टेस्ट के माहौल में ही दें तो ज्यादा बेटर रिजल्ट आप देख पाएंगे। वर्ड की प्रैक्टिस मैं बोलता हूं स्टार्टिंग से ही करके चलें आप एक पैटर्न बना लें कि हर असाइनमेंट के जो असाइनमेंट्स मैं आपको दूंगा 30 से 35% क्वेश्चंस को मैं वर्ड पे ही करूंगा, वर्ड पे ही टाइप करूंगा, वर्ड पे ही सोचने का काम। मतलब मैं ये नहीं कर रहा कि मैंने कॉपी पे लिख लिया और मैं देख के टाइप कर रहा हूं, मैं वो नहीं बोल रहा हूं। स्टार्टिंग फ्रॉम सोचने से लेकर अब पूरा परफॉर्म करने वाला काम अगर आप वर्ड पे करना सीख जाते हैं तो दैट विल सेव लॉट ऑफ टाइम इन एग्जाम। और वर्ड टाइपिंग जो आप एक हवा होता है कि वर्ड टाइपिंग से एग्जाम कंप्लीट होगा नहीं होगा, वो आप कभी भी फेस नहीं करेंगे। डेफिनेटली इनिशियल असाइनमेंट में इट विल टेक टाइम, क्योंकि आप प्रैक्टिस के साथ साथ आगे बढ़ेंगे, कोई बात नहीं, आप टाइम लीजिए अपना, बट आप कोशिश करिए कम से कम 30% क्वेश्चंस को आप स्टार्ट टू एंड पूरा वर्ड पे ही परफॉर्म करें। दिस इज द अप्रोच यू फॉलो एंड यू विल गेट गुड रिजल्ट्स। इसके साथ अगर आप जाते हैं आपको डेफिनेटली आपको अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे।
देयर विल बी सेपरेट मॉक टेस्ट फॉर पेपर ए एंड पेपर बी। पेपर ए के 3 मॉक टेस्ट मिलेंगे, पेपर बी के भी 3 मॉक टेस्ट मिलेंगे, वो डिफरेंट होंगे। वी आर ट्राइंग टू इंक्रीज द काउंट ऑफ द पेपर, बट एज ऑफ नाउ वी विल प्रोवाइडिंग 3 मॉक टेस्ट फॉर पेपर ए एंड 3 मॉक टेस्ट फॉर पेपर बी, जो आप प्रैक्टिस करेंगे वंस यू आर डन विद द होल सिलेबस। आप रिवीजन कर चुके हैं और एग्जाम के माहौल में आप इन मॉक टेस्ट को क्या करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे। वन मोर थिंग जो मैं कवर करना चाहता हूं बिफोर आई एंड माय सेशन, कि आपका पास्ट एग्जाम ब्रेकअप में आपको दिखाना चाहता हूं। अगर आप देखेंगे तो मैंने IFOA का और IAI का पूरा पास्ट एग्जाम ब्रेकअप आपके सामने प्रेजेंट करा है कि किस टॉपिक से पेपर ए और पेपर बी में किस किस सेशन में कितना पेपर पूछा गया है। से फॉर एग्जांपल अगर आप अप्रैल 2019 जो पहला अटेम्प्ट था CS1 आने के बाद से वहां देखते हैं, तो अगर आप देखेंगे सबसे ज्यादा जो टॉपिक पूछा गया था वो था कोरिलेशन रिग्रेशन थ्योरी पेपर के अंदर, दैट वाज ऑफ 20 मार्क्स। वहीं पेपर बी में भी देखेंगे तो यही टॉपिक को पूछा गया है। तो एक चीज आप नोटिस करेंगे कि जो कोरिलेशन रिग्रेशन टॉपिक है, अगर आप इसको पूरा देखते हैं तो हर बार लगभग पेपर में अच्छे खासे मार्क्स का एक टॉपिक आपसे पूछा गया है। और अगर आप इसका GLM को और कंबाइन कर देते हैं IFOA के एग्जाम्स में, तो यू कैन सी कि बहुत ज्यादा मेजॉरिटी ऑफ क्वेश्चंस या नंबर वाइज अगर मैं बोलूं वो टॉपिक को इनमें पूछा गया है पास्ट एग्जाम में। बट इसका ये मीनिंग नहीं है कि आप यही 2 टॉपिक को फोकस करेंगे या ये हमेशा ही इतने मार्क्स के आएंगे, ऐसा कहीं पे भी मेंशन नहीं है वेबसाइट पे। तो आप क्या अप्रोच से फॉलो करें कि हर टॉपिक को मुझे क्या करना है, कंप्लीट डिटेल में ही पढ़ के जाना है, चाहे पेपर ए का हो चाहे पेपर बी का हो। पास्ट एग्जाम आपको एक आइडिया तो दे देते कि हाँ ये ऐसा ऐसा पूछा गया है, बट उसके बेसिस पे ही हमेशा हम पढ़ाई करें। दैट इज नॉट द रिकमेंडेड अप्रोच इफ यू वांट टू बिकम अ गुड एक्चुअली। आपको हर टॉपिक की कंप्लीट नॉलेज होनी चाहिए। दिस इज व्हाट आई एक्सपेक्ट फ्रॉम ईच एंड एवरी स्टूडेंट जो एक्चुअल पढ़ रहा होगा। ऐसे अगर आप पेपर बी का अटेम्प्ट देखना चाहते हैं, सॉरी आई का देखना चाहें ब्रेकअप कैसा है, तो ये ब्रेकअप आपको मिल जाएगा। इफ यू वांट आई कैन शेयर दिस फाइल, ये ड्राइव लिंक में आपको फाइल मिल जाएगी जो आप डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं। तो आई विल लीव द लिंक ऑफ द ड्राइव जहां पे आप ये फाइल डाउनलोड करके आराम से आप एनालाइज कर सकते हैं कि हाँ ये ऐसे ऐसे पास्ट पेपर में आया है। ये आपको हेल्प जरूर करेगा, बट इस पे रिलाई करना ये मैं ऐसा कभी भी नहीं बोल रहा हूं कि आपको इसी पे रिलाई करना है। सो दिस इज ऑल फॉर दिस वीडियो जो मैं कवर करना चाहता था, पूरा डिस्कशन CS1 को लेके। इफ यू हैव फर्दर क्वेरीज रिगार्डिंग CS1 आप कॉमेंट छोड़ सकते हैं नीचे, एंड आई विल ट्राई टू आंसर इट एज सुन एज पॉसिबल। थैंक यू।